गोनिया ने सोचा कि अंदर बैठे बैठे मैं क्या करूं, चलो लाओ मैं oogenesis का प्रोसेस ही स्टार्ट कर देती हूँ। फीमेल पता है कब ये स्टार्ट कर देती है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, बिल्कुल अपने जन्म से पहले ही। कैन यू बिलीव? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप मेजॉरिटी में से नहीं है, मेजॉरिटी सेलेक्ट नहीं, ठीक है? तो पूरी एनसीईआरटी का जो सार है वो फ्लो चार्ट के अंदर है, आप उसे रिवाइज कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने तसल्ली से ये लेक्चर बैठ के देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द चैनल। दिस इज रेखा देवनानी, यू नीड बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे चैनल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब आप लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग, फिर oogenesis अलग, तो देखा है मैंने कई बार आप लोग कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस गलत कर देते हो। एट द टाइम आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। तो वो क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, क्या वो की पॉइंट्स हैं, अलोंग विद द एनसीईआरटी रीडिंग हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने जा रहे हैं। दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को कंपेयर करेंगे एंड लास्ट में रैप अप करेंगे। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ना गैमेटोजेनेसिस की जब हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमारे ये जो गैमेट्स हैं, अब हमारे ये जो बेटा गैमेट्स थे, दे डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल बॉडी। मेल बॉडी में स्पर्म्स बनेंगे एंड फीमेल बॉडी में हम लोग ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन करवा रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जब हम लोग ओवा का फॉर्मेशन करवा रहे होंगे इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे oogenesis। इतनी बात तो क्लियर है। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन एंड ओवा का फॉर्मेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। अब इसके बाद में एक एक करके जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी एनसीईआरटी में एक ये वाला डायग्राम गिवन है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इसे टेक्निकली देखोगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है। बस जरूरत है कि आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुने और ध्यान से एक एक डिवीजन को सुने। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप गलती कहां पर करते होगे, आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता है। अगर आप ये चीज पहली बार पढ़ रहे हो बेटा तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग डिवीजन में कौन सा डिवीजन कहां पर हुआ है, कौन सी सेल कहां पर बनी है, ये गलतियां करते हो। वो गलतियां नहीं करोगे, ध्यान से सुनो। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है एक ह्यूमन मेल बॉडी में? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो आपकी 13 से 14 साल पर आएगी, इसके बाद में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस योर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का एक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इन ह्यूमन मेल्स। कब तक चलेगा? इसका आंसर ये है कि पूरी लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, यानी कि इवन इफ यू गेट ओल्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपके टेस्टिकल्स में चलता रहेगा, इवन इन ओल्डर पीपल। करेक्ट, इवन इन ओल्डर पीपल। पहले ये तीन चीजें याद रखिएगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, ओल्डर पीपल में भी होता है, पूरी लाइफ तक चलता ही रहता है जब तक डेथ नहीं हो जाती। इतना तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज आती है प्रोसेस, कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हो कैसे रही है। बेटा सबसे पहले ये चीज जो हमारे टेस्टिस हैं, इनमें कुछ है जर्म सेल्स। सबसे पहले याद रखिएगा कुछ है जर्म सेल्स। इन जर्म सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्म बनाने वाली सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया। एक पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मेशन करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म्स का, एक ये चीज याद रखिएगा। ये फॉर्मेशन करेंगी स्पर्म्स का, एक ये चीज याद रखिएगा। और ये जो प्रोसेस करेंगी स्पर्म्स का, तो हमारी स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल है डिप्लॉइड, स्पर्म बनते हैं हैप्लॉइड, स्पर्म बनते हैं हैप्लॉइड। इतनी चीज याद रखिए। अब ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए देखिए, आपकी जो टेस्टिकल्स है ना बेटा, इसमें हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, विच इज अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, जिससे फाइनली हमारा स्पर्म बनेगा। इट इज डिप्लॉइड। और ह्यूमन की बॉडी में 2n हमेशा 46 है बेटा, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं इस सेल के अंदर। अब ये सबसे पहले ये जानती है कि इसे हैप्लॉइड सेल्स बनानी है तो मियोसिस करना है।
बट मियोसिस स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, माइटोसिस का डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया वाली जो आपकी सेल है, ये एक सेल बनाएगी जिसका नाम है स्पर्मेटोसाइट, और ये डिवीजन होगा यहां पर माइटोसिस वाला। जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो हमेशा इक्वल डिवीजन होता है, यानी कि 2n का 2n ही प्लॉइडी रहेगा। और जो स्पर्मेटोसाइट बना है ये प्राइमरी वाला बना है, यानी कि इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यानी कि इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब जब बन गया है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। हम सबको ये बात पता है कि मियोसिस के दो पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 होता है इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1, और ये फॉर्म करेगा अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 हो गया है, यानी कि प्लॉइडी लेवल 2n से n आ जाएगा, यानी कि प्लॉइडी लेवल 2n से n हो जाएगा, डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड हो जाएगा। अब जब हमारे पास में दो सेल्स आ चुके हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के, तो फिर से ध्यान से सुनिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ही होता है मियोसिस 2, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ही होता है मियोसिस 2, और फॉर्मेशन होता है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का। फॉर्मेशन होता है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का। दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, जब आपके स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इनको मेच्योर करके हमें मूवेबिलिटी लानी है, तो इनके अंदर फॉर्मेशन होगा टेल का, और जब ये स्पर्मेटिड अपने अंदर टेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेच्योरेशन की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा इस प्रोसेस को? स्पर्मियोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर है? स्पर्मियोजेनेसिस होगा, एट द सेम टाइम ये सर्टोली सेल्स के पास में अटैच होंगे, बन जाएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद आपके स्पर्म्स, या फिर स्पर्मेटोजोआ टर्म यूज कर सकते हो क्योंकि अब इनके पास में टेल है, और जब इनको सर्टोली सेल रिलीज कर देंगी तो इनको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार से फिर से बता देती हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो टेक्निकल मिस्टेक है ना, वो आप लोग यहां कर सकते हो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस से बना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया से जब साइट बना है माइटोटिक डिवीजन करके, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। और हमेशा ये की पॉइंट हमें लिखकर याद कर लेना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही होता है मियोसिस फर्स्ट, होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर होता है मियोसिस सेकेंड, इसके अंदर होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होने के बाद में 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन के आ गए हैं, और ये स्पर्मेटिड अब मेच्योर होंगे और टेल का फॉर्मेशन करेंगे। अब टेल का फॉर्मेशन होने के बाद हम इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। और ये स्पर्मेटोजोआ जब मेच्योर होकर रिलीज हो गए हमारी सर्टोली सेल से इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है क्या? चलिए अब एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं, वो भी ये सेम बातें बता रहा है, देखिएगा ध्यान से। एट प्यूबर्टी क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर, आपके टेस्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट थे स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर था 46, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, क्योंकि ये डिप्लॉइड है क्या? ठीक है, तो ये कितना है 46, यानी कि डिप्लॉइड सेल था। इस डिप्लॉइड सेल के अंदर हुआ माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, तो यहां पर एक सेल बनी मेच्योर सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसी के अंदर होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसी के अंदर होगा बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और आफ्टर दैट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसका प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगा, और इसे अब हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ही होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और इससे बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड भी आपके हैप्लॉइड हैं बेटा। जब ये और डिफरेंशिएट होते हैं तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, और इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? स्पर्मियोजेनेसिस। इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हम लोग कहते थे स्पर्मियोजेनेसिस। तो अपनी एनसीईआरटी में यहां पर लिख लीजिएगा स्पर्मियोजेनेसिस हुआ है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ है। ठीक है क्या? तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों को कंपेयर करके क्या आप इजीली समझ पा रहे हैं? दोनों चीजें एक ही हैं, बस हमने क्या किया, उसको इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हमने उसको इजी तरीके से
एक्सप्लेन कर दिया कि क्या ये प्रोसेस इसके अंदर हो रही थी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, कई बार बच्चों में मैंने चीज देखी कि आप लोग एक छोटी मोटी सी टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज होते हैं कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमें समझ में आता है, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस कंफ्यूज कर देता है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी अपने पास में एक साथ लिख करके रख लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, यानी कि इनके अंदर टेल का फॉर्मेशन हो गया है। तीसरी चीज आप ये याद रखेंगे, स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो हमारी ल्यूमेन थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, इनके पास में जो हमारे सर्टोली सेल्स थे, इन्होंने हमारे स्पर्म सेल्स को मैच्योर करवाया था, और जब ये इसको रिलीज कर देंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। इससे पहले टेल का फॉर्मेशन इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्म का फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आपने आधी जंग जीत ली है। चलो oogenesis पर आ जाते हैं। उससे पहले एक हार्मोनल कंट्रोल और देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है रेगुलेट हुआ था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई कि जब जैसे ही प्यूबर्टी आती है, जैसे ही प्यूबर्टी हिट की है आपकी बॉडी में, मैंने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई। बट कैसे हुई, किस हार्मोन ने इन्फ्लुएंस की? देखिए, हाइपोथैलेमस ना आपके ब्रेन का एक पार्ट है, लोअर आपका बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिपीट करिएगा, भले ही आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं बट आपको रिपीट करना है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाता है और इससे गोनेडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन करवाता है। क्या सिक्रीट करवाएगा? गोनेडोट्रोपिन्स। और ये बात हम जानते हैं, हमारे पास में LH एंड FSH आर गोनेडोट्रोपिन्स। LH एंड FSH आर गोनेडोट्रोपिन्स। LH एक्ट करता है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो आपका टेस्टिकल्स में लेडिक सेल्स है उन पर, और इनसे सिक्रीशन करवाता है एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। इतनी बात क्लियर है? वही जो FSH है ये आपकी सर्टोली सेल्स के पास में जाता है और आपके सर्टोली सेल्स से कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवाता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि आपके स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करवाने का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, आपके स्पर्मियोजेनेसिस की ये प्रोसेस करवाता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपके टेस्टिकल का अगर हम एक TS देखें तो हमारे पास में ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनमें थे ये जर्माइनल सेल्स और ये थे हमारे कुछ सर्टोली सेल्स। ये थे हमारे कुछ जर्माइनल सेल्स, ये थे सर्टोली सेल्स, ये थे जर्माइनल सेल्स, ये थे सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है आपके लेडिक सेल्स, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके लेडिक सेल्स। अब ध्यान से देखिएगा, LH जो आया है ये आया है लेडिक सेल्स के पास, इससे इसने सेक्रेट कराया है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जर्माइनल सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करवा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? एक बार फिर से देखिएगा, ये LH आया लेडिक सेल्स के पास, लेडिक सेल से सेक्रेट करवाया एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और ये आपकी जर्माइनल एपिथेलियम के पास आता है, इनसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करवाता है। वही जो दूसरा FSH है ये सीधा का सीधा आता है सर्टोली सेल्स के पास, इनसे कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि इन स्पर्मेटिड्स में टेल का फॉर्मेशन करते हैं, इन स्पर्मेटिड में टेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो पूरी आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है आपके गोनेडोट्रोपिन्स रेगुलेट कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है क्या? ये सारे पॉइंटर्स लिखते जाइएगा और हम आगे बढ़ जाते हैं, और हम बढ़ जाते हैं बेटा आगे oogenesis पर। अगर आपने तसल्ली से ये लेक्चर बैठ के देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर लेक्चर में प्रोसेसेस के साथ साथ डिफरेंसेस, NCERT रीडिंग सारी चीजें करते हैं। तो कोई पॉइंट ऐसा बचता नहीं है जहां से क्वेश्चन आएगा और हमने ना पढ़ा हुआ हो। सो जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को एक एक डायग्रामेटिक तरीके से डिटेल में देखा NCERT के डायग्राम के साथ, हम लोग oogenesis भी इसी तरीके से देखते हैं। देखिए बेटा, जो oogenesis है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी जो स्पर्मेटोसाइट है, बेसिकली स्पर्मेटोसाइट की मैं बात कर रही हूं, तो ये 4 हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा था।
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा था जो कि हमारे स्पर्म्स बनते हैं। लेकिन फीमेल्स के केस में एक ही ओवा बनता है और वो भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार, यानी कि एक बनता है 1 महीने में एक। इसके अलावा जो इनका स्टार्ट होना है वो भी डिफर करता है। जैसे कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कब देखा, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो गया था। आओ देखो, फीमेल पता है कब ये स्टार्ट कर देती है फॉर्मेशन ऑफ ओवम? बिल्कुल अपने जन्म से पहले ही। कैन यू बिलीव? जन्म से पहले मदर के वूम में एक फीमेल फीटस है, एक फीमेल एम्ब्रियो है, ये डेवलप कर रहा है और साथ साथ अपनी ओवरीज में oogenesis भी स्टार्ट कर चुका है। और इसके बाद ये प्रोसेस जब बर्थ होता है तो रुक जाती है और फिर फर्दर प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं और एक ही ओवा का फॉर्मेशन करती है, कुछ सेल्स और बना देती है, तो अनइक्वल टाइप का डिवीजन करती है। कैसे करती है वो आइए हम लोग जान लेते हैं अगेन इसी टाइप के एक डायग्राम से। तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एक जो फीमेल की ओवरी थी इसके अंदर ऊगोनियल सेल्स थे बहुत सारे। इन ऊगोनिया ने सोचा कि अंदर बैठे बैठे मैं क्या करूं, चलो लाओ मैं oogenesis का प्रोसेस ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेल की कंपैरिजन में फीमेल्स ने बर्थ से पहले ही स्टार्ट कर दिया था और ऊगोनिया माइटोसिस कर चुके थे, यानी कि जितने भी ऊगोनिया एट द टाइम प्रेजेंट थे सबने माइटोसिस कर लिया और प्राइमरी oocyte बना दिया। क्या बना दिया बेटा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना दिया माइटोसिस करके। यानी कि फीमेल की बॉडी में जब बर्थ होगा तो कोई भी ऊगोनिया नहीं है, अब बस इसके पास में oocyte बचा है। यानी कि ऊगोनिया सारे खत्म हो चुके हैं, प्राइमरी oocyte बन गए हैं। ये फीटल लाइफ में हो चुका है काम। अब जैसे ही इस बच्चे का बर्थ होगा तो इसे चाहिए इस टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट। इसने क्या किया था, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट तो कर दी थी लेकिन अभी रुकी हुई थी, एक टाइम पर अरेस्ट कर दी थी, क्योंकि जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है तो अभी थोड़ा अटेंशन चाहिए, तो थोड़ा सा इसने अभी रोक रखा है। बर्थ के बाद चाइल्डहुड नॉर्मल चलेगा। मियोसिस 1 में ये प्राइमरी oocyte रुका हुआ है, आधी हुई है, रुका हुआ है और रुका ही हुआ है, ये कंप्लीट होना ही नहीं है। अभी कंप्लीट कब होगा? जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी आएगी तो सब में एक साथ कंप्लीट नहीं हो जाएगा। प्यूबर्टी आएगी तो इस टाइम पर क्या होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होनी होगी तो हर मंथ, हर 28 डेज की साइकिल में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपनी ये साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, चलिए आइए देखते हैं। ये जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और प्राइमरी oocyte है बेटा, मियोसिस 1 पर अरेस्टेड है। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आई, ओव्यूलेशन होने से पहले इनका जो प्राइमरी oocyte है ये कन्वर्ट हो गया इनटू सेकेंडरी oocyte, यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनेगा और 2 नहीं बनते क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो 2 सेल्स बनेंगे ही बनेंगे। यहां पर 2 सेल्स बनते तो हैं, एक सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte और दूसरी सेल क्योंकि थोड़ी सी छोटे साइज में बनती है बेटा तो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अगेन क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बड़ा सेल बना, एक छोटा सेल बना, छोटा इस पोलर बॉडी, बड़ा इस सेकेंडरी oocyte। पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte करेगा डिवीजन। बड़े ध्यान से ये मेरी बात सुनिएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर ही होगी आपकी मियोसिस 2 और जब मियोसिस 2 होगी फिर से 2 सेल्स बनेंगी, एक बनेगा ओवम और दूसरा बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, मतलब एक और नया पोलर बॉडी बन गया। ये फिर डिजेनरेट हो जाएगा, ओवम फर्टिलाइज होगा। ओवम क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऊगोनिया थे। ये ऊगोनिया जन्म से पहले ही माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुके हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अब कोई नए ऊगोनिया नहीं आएंगे। यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने प्राइमरी oocyte थे उससे ज्यादा नए ओवा नहीं बना सकते आप, यानी कि यहाँ पर नंबर लिमिट हो गया। ये प्राइमरी oocyte जो आपका मियोसिस 1 है ये स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्ट करने के बाद में बीच में रोक चुके हैं क्योंकि टाइम आ गया था बर्थ का। बर्थ के टाइम के बाद चाइल्डहुड में मस्त खेला है लड़की ने और जैसे ही प्यूबर्टी आई है इस टाइम पर हर महीने एक प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट करता है जस्ट ओव्यूलेशन से पहले और बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte में फिर होती है मियोसिस 2, बनाती है एक ओवम और एक बनाती है सेकेंड पोलर बॉडी। क्या इतनी बात क्लियर है?
क्या इतनी बात आपको क्लियर है बेटा? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है तो इससे आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि हाँ मैम ये जो डिवीजन है ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि रुका है फिर स्टार्ट हुआ है फिर रुका है। ठीक है, दूसरी चीज बड़ा सेल अलग बन रहा है छोटा सेल अलग बन रहा है तो अनइक्वल डिवीजन है, और बर्थ से पहले स्टार्ट हो गया है ये बात तो हमें पता चली हुई है, फॉर्मेशन हम कर रहे हैं ओवम का ये बात तो हमें पता चली गई है। इतनी बात क्लियर है तो एनसीईआरटी का वो वाला डायग्राम भी देख लेते हैं और उसके बाद में आपको एक और चीज बताऊंगी। इस डायग्राम को देखिएगा बड़े ध्यान से। उगोनिया है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 46 है यानी कि डिप्लॉइड सेल है। उगोनिया फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर चुका था लेकिन बर्थ हो गया तो कंप्लीट नहीं हुआ, चाइल्डहुड में रुका रहा, प्यूबर्टी आने पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्यूबर्टी आने पर कंप्लीट हुआ। जैसे ही प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी oocyte का। सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी हो गई डीजनरेट। सेकेंडरी oocyte में फिर होगा मियोसिस 2 और फॉर्मेशन होगा ओवम का। दूसरा रिलीज होगा सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम और इसका कंपैरिजन। अगर आपको इतनी बात डाइजेस्ट हो गई है तो एक मजेदार मैं आपको यहाँ पर बात बता देती हूँ कि मैंने आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है। हमें दिख रहा है यहाँ पर एक बार अरेस्ट हुआ है, ठीक है, और फिर कंप्लीट होने के पहले यहाँ डिवीजन हुआ है, इसके बाद एक बार फिर अरेस्ट होता है, इसके बाद ये प्रोसेस एक बार फिर से अरेस्ट होता है। देखिएगा पर ये जो सेकेंडरी oocyte है ना बेटा, इस टाइम पर सेकेंडरी oocyte जब बन गया है तो ओवरीज इसी का ओव्यूलेशन कर देती हैं, वो ओवा नहीं बनाती हैं, वो सेकेंडरी oocyte को ही ओव्यूलेट कर देती हैं। और जब स्पर्म की एंट्री होती है तो बिफोर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनका न्यूक्लियस डिवाइड करके दो सेल्स फटाफट से बना देता है विच इज ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है फिर इस ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और ना कि सेकेंडरी oocyte के। तो इधर फिर से एक बार ये रुका था, एक बार फिर से बता देती हूं। देखिए सेकेंडरी oocyte जो बना है ना इसका हो गया है ओव्यूलेशन। क्या हो चुका है बेटा? ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन ओवा रिलीज हो गया। अगर स्पर्म आया कॉपुलेशन हुआ होगा तो ये फर्टिलाइज होगा, नहीं तो एज इट इज ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंसेस फ्लो में ये चला जाएगा। यानी कि सेकंड मियोटिक डिवीजन फीमेल पूरा ही नहीं कर रही जब तक इससे चांसेस नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो क्या हुआ? ओव्यूलेशन इसका हो गया, ओवा आ चुका है, ये सेकेंडरी oocyte आ चुका है आपकी फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहां से हम बना लेते हैं इस पर ऐसे, ये देखिएगा ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर जो ओवा रिलीज हुआ है, ओव्यूलेशन जो हुआ है बेटा, दिस वन इज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte हमारे फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाली जगह पर आ चुका है। और एट द सेम टाइम अगर स्पर्म्स ने ट्रेवल करके यहां पर आए तो इनका फर्टिलाइजेशन होने वाला है। अगर ये स्पर्म नहीं आए तो क्या होगा कि ये ओवा सीधा आएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो में वापस से निकल जाएगा, डेड हो जाएगा। अगर इधर स्पर्म आया है तो स्पर्म की जब एंट्री होती है इसके अंदर, एट द सेम टाइम ये अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करके दो सेल्स बनाता है, एक हुआ ओवम और दूसरा हुआ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाती है। ओवम के न्यूक्लियस के साथ में हमारे स्पर्म का न्यूक्लियस फिर फ्यूज करता है और फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। यानी कि फीमेल्स की बॉडी जो है ये चाहती ही नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिवीजन कंप्लीट करके चलें। क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है? हम लोग तभी करेंगे जब इनका फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा। बट स्पर्म्स को पहले से तैयारी करके आनी है क्योंकि इन्हें रास्ता ट्रेवल करके जाना है। ठीक है क्या? तो ये हो गया कुछ आपके ओवा का डेवलपमेंट। एक आप गहरी सांस ले सकते हैं। इसके बाद में आप एक चीज सुनी होगी आपने, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट कुछ। और जब हमारी एनसीईआरटी oogenesis को एक्सप्लेन करती है तो वहां पर सेम टाइम पर फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के साथ साथ ओवा का डेवलपमेंट यानी कि आपके ओवम का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है
वो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो दिस डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो कि एज अ सेपरेट पोर्शन हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, बट आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि जब बात आ जाती है प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल की तो आप लोग कंफ्यूज होकर आंसर मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ा देते हो, तो वो कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो, इसलिए हम इसके साथ साथ पढ़ लेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ध्यान से देखिएगा, आपकी अगर एक ओवरी है बेटा, ये ओवरी का आपका डायग्रामेटिक सेक्शन है ये, इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं, प्राइमरी, टर्शियरी, बीच में सेकेंडरी भी है और ग्राफियन फॉलिकल। इन फॉलिकल के अंदर से हमारा रिलीज हो रहा है ओवम, यानी कि सेकेंडरी oocyte, दिस वन इज सेकेंडरी oocyte नॉट द ओवम, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी अब इसको करेक्ट कर दिया है। तो सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज हो रहा है, यानी कि इसका रिलीज होना इनके डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। जब बेटा आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखते हो तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक फीमेल की बॉडी में, एक फीमेल की ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 से 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। कितने? 1 से 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये प्राइमरी फॉलिकल कुछ ऐसा है जैसे कि एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका ये एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है और इसके सेंटर वाली जो सेल है ये है आपकी प्राइमरी oocyte, और सराउंडिंग वाली जो आपकी सेल्स है दीज आर ग्रेन्युलोसा सेल्स, दीज आर ग्रेन्युलोसा सेल्स। कितने थे ये? 1 से 2 मिलियन। पर बर्थ के बाद में प्यूबर्टी आते आते बहुत सारे जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे इन्होंने हथियार खड़े कर दिए, हथियार छोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए और ये डेड हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार ही बचते हैं प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। समझ पा रहे हैं? 1 to 2 मिलियन से 60 to 80,000 ही बचे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, 13-14 साल की उम्र में। उससे पहले सारे डिजेनरेट हो चुके हैं। अब जब ये जब 13-14 की उम्र में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो बचे हैं बेटा, ये कैसे बने हुए? सेम, ये सराउंडेड है हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स से, बीच में प्रेजेंट है हमारा प्राइमरी oocyte और ये अब डेवलप करता है इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। डेवलपमेंट ध्यान से सुनिएगा, सबका एक साथ में नहीं होगा, डेवलपमेंट एक एक फॉलिकल का होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी होगी एक फॉलिकल डेवलप करेगा, फिर एक फॉलिकल डेवलप करेगा इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हमें बचाकर भी तो रखने, नंबर हमारे पास में बहुत कम है, अब हम नए तो ला नहीं सकते, इतने से ही हमें काम चलाना है, प्यूरी रिप्रोडक्टिव जो इनकी लाइफ है उसे हमें कवर अप करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, मान लीजिए कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वाला प्राइमरी फॉलिकल एक डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप होगा? प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है बेटा सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो ये कि जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ये सिंगल लेयर ना होकर के अब मल्टी लेयर हो चुकी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लेयर है जिसका नाम है थीका, ये अब इसके पास में आ चुकी है, ये अब इसके पास में आ चुकी है। इसके अंदर अभी भी oocyte प्राइमरी वाला ही है, हमारा oocyte अभी भी प्राइमरी वाला ही है। बहुत ही जल्द ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टर्शियरी फॉलिकल, इनटू टर्शियरी फॉलिकल। ये जो टर्शियरी फॉलिकल है इसके पास में ग्रेन्युलोसा मल्टीलेयर्ड तो होंगी ही होंगी, थीका भी आपकी दो बन जाएंगी, एक एक्सटर्ना एक इंटरना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। और इसके अंदर एक और चीज नई बन जाएगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी और नई मिल जाएगी जिसका नाम है एंट्रम, जिसका नाम है एंट्रम। ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये अब अपने ऊपर, ये जो टर्शियरी फॉलिकल है आपका, इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte, यानी कि इसके डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइमरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मेशन हो गया है सेकेंडरी oocyte का। और ये जो बेटा फॉर्मेशन है अब ये कन्वर्ट करेगा इस टर्शियरी फॉलिकल को इनटू ग्राफियन फॉलिकल, इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या डिफरेंस है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी में क्या डिफरेंस हुआ कि ग्रेन्युलोसा मल्टीलेयर हो गई, एक लेयर आ गई थीका की। सेकेंडरी से टर्शियरी में क्या डिफरेंस हुआ? सबसे पहली चीज तो हमारा oocyte सेकेंडरी हो गया, दूसरी चीज हमारी जो थीका है वो भी एक्सटर्ना और इंटरना बन गई, तीसरी चीज एक और हुई कि हमारा एंट्रम बना, यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी। तो 3 चीजें हुई इन टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। अब टर्शियरी फॉलिकल जब ग्राफियन फॉलिकल बनने जा रहा होगा तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट होगी ही होगी, मल्टीलेयर्ड हमारे पास में ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होंगी ही होंगी, थीका एक्सटर्ना इंटरना प्रेजेंट होगी ही होगी। इसके साथ साथ सेकेंडरी oocyte पर एक और हमें लेयर मिल जाएगी विच इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, विच इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा।
आपको याद है जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो तो ज़ोना पेलिसिडा की एक लेयर देखते हो, वो यही वाली लेयर है। ठीक है, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये बिल्कुल तैयार है। जैसे ही 14वां दिन आएगा और हमारे हार्मोन जैसे कि LH, FSH, ईस्ट्रोजन इनकी पीक आएगी, इस टाइम पर हमारा ये जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर होता है बेचारा, और रप्चर होने के बाद में अपने पास से इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है, अपने पास से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है। रिलीज जब ये करता है तो इसके आसपास ज़ोना पेलिसिडा की तो लेयर बचती ही है, और कुछ कुछ सेल्स ये अपने साथ लेकर के जाता है जिन्हें हम लोग कोरोना रेडिएटा की सेल्स बोलते हैं, और इसका डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में बना हुआ है। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा की कुछ सेल्स। एंड ये जो रिलीज है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि आपकी ओवरीज ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया है। आफ्टर द रिलीज बचे हुए जितने भी सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, या हम ये कहें कि रप्चर्ड जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब हमने इसको एक नया नाम दे दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम इतना ईमानदार है अपने उस सेल्स के लिए कि वो बोलता है बेटा तुम जाओ, तुम ओव्यूलेट हो चुके हो, फर्टिलाइज हो जाओ। अगर फर्टिलाइज हो जाओगे तो मैं तुम्हें इम्प्लांट कराने के लिए नई जगह प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ना, उसको तब तक डेवलप कराने का काम ये कॉर्पस ल्यूटियम करता है। कैसे? प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करके। बात समझ में आ रही है? तो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन हमारा कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ओवा अगर फर्टिलाइज हुआ वेल एंड गुड, नहीं होता, इन केस अगर नहीं होता तो फिर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, मेंसेस आ जाते हैं, और आफ्टर दैट नई साइकिल में नया फॉलिकल डेवलप करता है। आफ्टर दैट नई साइकिल में नया फॉलिकल डेवलप करता है। ये चीजें मैं आपको सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, बट हमारा जो ओवा है वो कैसे बन रहा है हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो जो हमारा ओवा है वो सेकेंडरी oocyte था, इसके पास स्पर्म आएगा तो ओवम बनेगा। इससे पहले हमारे पास थे प्राइमरी oocyte जो कि माइटोटिक डिवीजन करके बर्थ से पहले ही आ चुके हैं। इसमें मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा यहाँ पर, सेकेंडरी से टर्शियरी जब बनेगा ये। मियोसिस 2 अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ये एट द जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है क्या? तो आपको बेटा फॉलिकल डेवलपमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ओवेरियन इवेंट्स को बहुत ध्यान से समझना चाहते हैं। तो इन्हीं को रिलेट करके हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत इजीली, एनसीईआरटी के उस खतरनाक डायग्राम को बहुत इजीली समझ सकते हैं इसी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस से। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी oogenesis को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जितनी भी प्रोसेस है किन हार्मोन्स के रेगुलेशन से हुई थी, किन हार्मोन्स के रेगुलेशन से हुई थी। तो हुआ क्या था बेटा, जो हार्मोनल कंट्रोल था इसमें अगेन सेम एज मेल्स, प्यूबर्टी आने से के टाइम पर आपकी हाइपोथैलेमस ने रिलीज किए थे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज किए थे बेटा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आए और इसने गोनाडोट्रोपिन्स का सेक्रेशन कराया जैसे कि मेल की बॉडी में कराया था। ये गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH है। LH आया है और ओव्यूलेशन करवाने जा रहा है। इसके अलावा हमारे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्राडायोल ओवरी से सेक्रेट करवाएगा। ओव्यूलेशन का काम LH ने करवाया। FSH जो है वो फॉलिकुलर सेल्स के पास आता है और फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है। बात समझ में आ रही है? एट द सेम टाइम प्यूबर्टी क्या रिलीज हुआ? LH FSH। FSH आया, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराया। फॉलिकल का डेवलपमेंट जब हो रहा है तो LH आया, LH ने ओव्यूलेशन कराया यानी कि ओवा रिलीज हो गया और इसने फॉर्मेशन करवाया प्रोजेस्टेरॉन का, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ इसने एस्ट्राडायोल का भी सिक्रेशन करवाया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे जो आप इन जनरल कर जाते हो, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट में मानती हूँ एनसीईआरटी में नहीं है ठीक से एक्सप्लेन, बट हाँ अभी हम लोगों को ये चीजें क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा कि एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड एग न्यूक्लियस से होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इतनी देर से मैं बताती आ रही हूँ। दूसरी चीज, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है ओवरी में रहता है लगभग 11 से 17वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्योंकि 11 से 17वें दिन तक ही चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के, तो इन्हीं के बीच में ये मिलता है और इन्हीं के बीच में ये ओव्यूलेशन करवाता है। कॉमन सेंस की बात। दूसरी चीज, द आउटर मोस्ट लेयर कवर द ओवम एट द ओव्यूलेशन इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, क्योंकि कई सारे बच्चे कोरोना रेडिएटा को मिस कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो एक चीज आप ये और याद रखिएगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो
ये आपका वो कंपैरिजन हो गया, देखिएगा 46 है दोनों में। स्पर्मेटोगोनिया है यहाँ पर ऊगोनिया है। दोनों में माइटोसिस हुई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी oocyte बना है। दोनों में मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 1 होगी, प्राइमरी में मियोसिस 1 होगी और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी oocyte। इनमें होगी मियोसिस सेकेंड, सेकेंडरी में होगी सेकेंड मियोसिस और बनेगा यहाँ पर स्पर्मेटिड, यहाँ पर बनेगा ओवम। क्लियर है, ये बात देख पा रही है। यहाँ पे एक जैसे सेल्स बने हैं, यहाँ पर छोटे छोटे से पोलर बॉडी और बने हैं। ये रुक रुक के हुआ है, ये एक साथ कंप्लीट हुआ है। ये फीटल लाइफ में यानी कि बर्थ से पहले स्टार्ट हो गया था, ये सिर्फ प्यूबर्टी पर स्टार्ट हुआ है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं आप यहाँ पर इनके सिंपली देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। स्टार्ट एट प्यूबर्टी, स्टार्ट बिफोर बर्थ, प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्म, प्रोड्यूस सिंगल ओवा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इक्वल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है और इन पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है क्या, आगे बढ़े तो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट इन माय क्लास। ठीक है, बिना एनसीईआरटी रीड किए हम लोग जाते ही नहीं, तो पढ़ लेते हैं भाई एनसीईआरटी को भी कि वो क्या कहना चाह रही है। जितनी बातें अभी आपने सॉल्व करके पढ़ी है ना, वो एनसीईआरटी किस तरीके से बताती है, जस्ट हमें वो रीड करना है एंड दैट्स इट। देखिएगा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, द टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन जो है वो गैमेटोजेनेसिस है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस that begins at the puberty। ठीक है, that begins at the puberty। the spermatogonia, singular spermatogonium हम यूज करते हैं, present on the inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division, ध्यान से देखिएगा, and increase the number में बढ़ा और बहुत सारे spermatocyte बनाए। each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosome जो कि हमारे ह्यूमन सेल्स में होते हैं। some of the spermatogonia are called primary spermatocyte, periodically undergo meiosis, meiosis में जाते हैं। the primary spermatocyte complete the first meiotic division, primary spermatocyte ने पहला meiotic division complete किया, leading to the formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosomes in each. The secondary spermatocyte undergoes second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids, 4 equal haploid spermatid। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। What would be the number of chromosome in spermatid? बता सकते हैं आप, ऑब्वियस सी बात है 23। ठीक है, the spermatids are transformed into spermatozoa by the process spermiogenesis. After spermatogenesis, sperm head become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubule by the process spermiation। तो स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तीनों टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए आपको। एंड जब हम आगे बढ़े तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। this if you recall the hypothalamic hormone था, ठीक है। this increase the level the increase in the level of GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of gonadotropin। कौन कौन से, LH and FSH। LH एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पर एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन इन टर्न द स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने आगे फ्लो चार्ट में देखा। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पर और स्टिमुलेट करेगा कुछ फैक्टर्स को जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में। जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवाया है उसी को एनसीईआरटी की टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, हमने टेक्स्ट को ही फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है बस। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी का जो सार है वो उस फ्लो चार्ट के अंदर है, आप उसे रिवाइज कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट कवर है। ठीक है, जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास में oogenesis की प्रोसेस एक्सप्लेन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis which is markedly different from spermatogenesis। कैसे? oogenesis is initiated during embryonic development stage when the couple of million gamete mother cell यानी कि oogonia are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed or added after birth। सिंपल सी बात है, नए oogonia तो बने ही नहीं है ना, क्योंकि oogonia तो बचे ही नहीं थे, ये प्राइमरी oocyte में आ गए तो नए oogonia बनेंगे ही नहीं।
ये लाइन को आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये ना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, these cells start divide and enter into prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested at this stage, temporarily arrested हो चुकी है, called primary oocyte। अब ये primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells, देख पा रहे हैं, and is called primary follicle। वो जो प्राइमरी फॉलिकल हमने बनाया था उसी की बात हो रही है। अ नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, जन्म से प्यूबर्टी आने तक कई सालों ने अपने हार मान ली है। Therefore, at puberty, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ईच या दोनों, ईच दिया हुआ है, दोनों का होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, अब और लेयर आई, एंड द न्यू थीका, एक थीका और आई, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। वही चीज जो हमने ड्रॉ किया ना, सेम वही चीज है ये सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इसके पास में क्या आ चुका है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। अब जो थीका लेयर है ये ऑर्गेनाइज्ड है इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, वही वाला डायग्राम हमारा सिंपल। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte within the ovary follicle grow in size and completes its first meiotic division। इनके कहने का मतलब है कि इस स्टेज पर जो हमारा प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, अनइक्वल डिवीजन हुआ है और रिजल्ट हुआ है एक लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का और छोटी सी फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी का। वही जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये सेकेंडरी oocyte है, कुछ हमारी ग्रेनुलोसा की लेयर्स है, इसके पास हमारी थीका इंटरना एक्सटर्ना है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़े तो सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। सिंपल सी बात है, एक सेल बड़ा बना है, एक सेल छोटा, तो छोटे वाले में उतना साइटोप्लाज्म गया ही नहीं है, बड़े वाले में सारा गया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो साइटोप्लाज्म हमें जो है, हम लोग मेल का न्यूक्लियस फ्यूज करवाते, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म मेल्स कैरी करके नहीं ला रहे, तो पूरी बॉडी बनाने के लिए वही रिक्वायर्ड है। ठीक है, Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? ये कह रहे हैं जो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करेगी या डिजेनरेट हो जाएगी, तो आंसर इज डिजेनरेट। ठीक है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। चलो ये बोल रहे हैं एट प्रेजेंट वी आर वेरी नॉट सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकेंडरी oocyte बना है, जो सेकेंडरी oocyte बना है, फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ज़ोना पेलुसिडा। इसके ऊपर एक ज़ोना पेलुसिडा की लेयर आ जाएगी, मेम्ब्रेन आ जाएगी। द ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। रिलीज होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, रिलीज किया इसने सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? कर लेते हैं, हम कर चुके हैं। A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given in figure 2.8 which is this, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बेटा तो आफ्टर दिस लेक्चर आपने जो चीजें ध्यान से सुनी, ध्यान से देखी, इनके मैं आपको कहती हूँ साथ के साथ आप नोट्स बना लें, क्योंकि इन नोट्स के बाद में मैं आपको ये बात बहुत श्योरिटी के साथ में बता सकती हूँ कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना, तो एनसीईआरटी के जो oogenesis वाले जो स्टेटमेंट है ना, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप मेजॉरिटी में से नहीं है, मेजॉरिटी सिलेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आप फॉलिकुलर डेवलपमेंट बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारी वही चीजें मैंने आपको डायग्राम में बताई जो कि हमारी एनसीईआरटी लिखती है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते। एंड इसके साथ साथ जब हम oogenesis पढ़ते हैं, हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते। एक पॉइंट हमेशा आज के लिए की पॉइंट अपने पास लिख करके जाइएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2, और इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड यस, आप किस किस टॉपिक में और प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट से बता सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर वही पिक करेंगे।